सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम आलोक है। ये रांची झारखंड से। इनके सवाल मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ। कोई काम कंप्लीट होने में कभी परेशानी होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। अभी मैं बता दूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपकी कुंडली में अभी बुध की दशा चल रही है। इस भाव को और ग्रह को समझते हैं तो बुध आपकी कुंडली में भाग्य और प्रतियोगिता भाव के भी तो अधिपति होते हैं और वो विपरीत परिस्थिति भी तो निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि राहु सूर्य के साथ है तो आपके आत्मबल में वो कमजोरी दे देंगे और बुध छठवें भाव के अधिपति होकर के विपरीत राजयोग लगा रहे हैं। पहले उन्हें विपरीत तो बनाने दीजिए, राजयोग का परिणाम बाद में मिलेगा। इस कारण से विलंब होती है। दूसरा, नैसर्गिक रूप से लग्न में नीच के गुरु होने के कारण भी व्यक्ति का प्रभाव थोड़े विलंब से सामने आते हैं। दूसरा, शनि जो है वो गुरु के साथ परिवर्तन कर रहे हैं तो लग्नेश तृतीय भाव में बैठे हैं। एक समस्या पर उसके पीछे के कारण कितने विचार करिए। देखिए मैं बताता हूं। तो लग्नेश का तृक भाव में जाना अच्छा नहीं होता। लग्नेश का दुह स्थान में जाना व्यक्ति से बहुत ही जबरदस्त मेहनत करवाए, ये इसका एक कारण है। दूसरा, आपको ये हर बार लगता भी होगा। ऐसा क्यों लगता है कि मेरे काम रुकते हैं? क्योंकि चंद्रमा भी नीच के हैं। दूसरा, आत्मबल कमजोर है, इस वजह से अकुलाहट भी ज्यादा है, बैलेंस नहीं बना पाते हैं क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में राहु के साथ है। उसके बाद जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति जो शुक्र हैं, परिणाम मेहनत करने के बाद आपने कहा कि परिणाम देर से मिलता है, वो मंगल के साथ है जो आपकी कुंडली में चतुर्थ और एकादशवें के अधिपति होकर के पापी ग्रह होते हैं। इसका मतलब है कि पंचमेश एकादशवें भाव के अधिपति के साथ बैठ करके आपको कई जगह से धन कमाने का अवसर या ऐसी इच्छा पैदा करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। यहाँ मालव्य योग अवश्य लगा है पर मंगल भी साथ में बैठे होने के कारण शुक्र का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि जो ग्रह उसके साथ बैठा है वो उतना ज़्यादा उसके लिए कॉम्पेटिबल नहीं है। क्लियर है? ये आपके पहले सवाल का उत्तर था। दूसरा, सरकारी नौकरी के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एग्जाम है, सक्सेस मिलेगी क्या? बुध में सूर्य आने वाले हैं 2023 के फरवरी में और इस कुंडली के लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छे बैठे भी हैं, बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं बैठे हैं। तो आरंभ में से लेकर के आपकी कुंडली में अभी नौकरी का योग मैं समझ रहा हूँ तो 2026 के जून तक है। 2023 के फरवरी से ही आपकी कुंडली में एक अच्छा योग आ रहा है। सूर्य षडबल में भी बलवान है। नवांश कुंडली में वो नीच के नहीं होते तो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते, लेकिन दशमांश कुंडली में वो कम से कम अपने परम मित्र के साथ लाभ देते देखे जा रहे हैं। यहाँ वो सुखेश होकर के जहाँ अपनी ही राशि में चंद्रमा को बिठाया है और शुक्र मालव्य योग यहाँ भी और शुक्र यहाँ भी। आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रह आपने शुक्र को देखा। पर एक बात और बताता हूँ, अल्टीमेटली वो ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठा है वो आपको हमेशा ही आपके भाग्य के लिए सपोर्टिव होगा। इसका मतलब है कि मैं ये बात यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपकी कुंडली में शुक्र चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, 25% से भी ज़्यादा का परिणाम करेंगे। इस कुंडली के लिए वो सर्वाधिक योग कारक होकर के मालव्य योग लगा रहे हैं। दशम स्थान में दिग्बली मंगल जब बैठ जाते हैं दशम स्थान में तो क्षेत्र से संबंधित समस्या पैदा करते हैं। इस कारण से भी आपको कई बार थोड़ी मशक्कत होती है। दूसरा, चंद्रमा नीच के, सूर्य के साथ राहु, ये थोड़ी सी कष्ट की स्थिति बनेगी। और जो स्थिति यहाँ पे बन रही है द्वितीय भाव में, वो केतु कुंभ राशि के अधिपति शनि के निकट बैठे हैं, परिणाम अवश्य मिलेगा। इस वजह से आपको लगना पड़ेगा। परंतु अभी आपकी कुंडली में मैं एक बात और बता दूं तो भाग्य भाव के अधिपति बुध जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वह आपके लिए कई बार समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। इस वजह से कोशिश ये करिए कि 2026 के जून से पहले आपको नौकरी मिल जाए। उसके बाद मशक्कत बढ़ेगी या फिर अचानक से नौकरी मिलने के योग आएंगे। तो मैं समझता हूं कि 26 से पहले नहीं तो 26 में भी अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि राहु तब तक आ जाएंगे जो अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ अचानक से अचानक आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे जो लाभ और नुकसान में से लाभ ज़्यादा देखे जाएंगे। तो मैं उसके बाद भी जा सकता हूँ पर उसके नेचर पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। इस वजह से मैं आपको 26 का जून कहूँगा। तो 26 के जून से पहले अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो अत्यंत आनंदित होने वाली बात होगी। और मैं समझता हूँ कि अभी आपके पास 4 साल का वक्त है, इस पर आपको कोशिश करते रहने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा सूर्य को मनाना चाहिए और रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। सूर्य को रविवार को पीले पुष्प की माला अर्पित करिए, रक्त चंदन की माला अपने गले में डालिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उन्हें सुनाइए
और हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करिए। गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन एक बार अवश्य कर लीजिए, और अगर हो सके तो गणपति अथर्वशीर्ष भी एक बार अवश्य कर लीजिए। ये करने लगेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट में, ज़्यादा नहीं लगेगा। 15-20 मिनट तो आप ऐसे भी मतलब जो है वो देख देख करके कुछ ना कुछ बर्बाद कर देते होंगे, तो ये काम आप कर सकते हैं सुबह सुबह। नौकरी के लिए सेटिस्फाई होंगे या नहीं, एक बात बता देता हूँ। मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं केंद्र में, और चंद्रमा है, बिल्कुल होंगे। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। ये चंद्रमा आपको थोड़े विकल कर रहे हैं, और ये चंद्रमा आपकी कुंडली में संतुलन पैदा कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो मंगल ठीक है, सिंह लग्न की कुंडली यहाँ भी बन रही है, यहाँ पे भी सुखेश बन रहे हैं, वो कुंडली कमजोर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे गुरु और बुध बैठे हैं। तो आपको कम से कम आपके पास बुद्धि, बल और ज्ञान का प्रभाव है, आप कमजोर नहीं हैं, और आपकी कुंडली व्यवस्थित होगी। क्योंकि मकर लग्न में अगर गुरु बैठेंगे, अगर परिवर्तन में नहीं होते तो थोड़ी मशक्कत बढ़ती, पर वो तृतीय भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति में लेके जा रहे हैं। कारण यही है। अगर ये विलंब हो रहा है तो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। ये तो गनीमत है कि आपकी कुंडली में किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यश केंद्र बृहस्पति वाली बात हो रही है। अगर गुरु नहीं होते तो और भी बड़ी बुरी बात होती। मंगल उच्च की दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, साहस बल पराक्रम है, जल्दबाजी में निर्णय लेने का प्रयास मत करिएगा, पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल, चंद्रमा और सूर्य, मंगल और चंद्रमा तीनों थोड़े थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं, और लग्नेश तो पहले ही तृतीय भाव में बैठे हैं। इस वजह से स्पिरिचुअलिटी में मन बहुत लगता है, ये कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं? अरे भगवान, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी कुंडली में गुरु 19 डिग्री के हैं, युवावस्था के करीब के, और श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, और चंद्रमा जो है वो विशाखा के। तो चंद्रमा और गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होना, 12वें भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, भक्ति का भाव जन्म कुंडली में यहाँ होता है, ये इस भाव के अधिपति राहु और बुध के साथ बैठे हैं। आप मंत्र पढ़ा करिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा थोड़े कमजोर है, व्यवस्थित होकर के मंत्र प्रत्येक दिन पढ़ने लगेंगे। कोई भी मंत्र नहीं, सूर्य का मंत्र पढ़िए, या तो गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, कोई भी मंत्र नहीं, सिर्फ सूर्य और बुध का मंत्र। क्लियर है? विवाह के योग कब तक हैं? पारिवारिक जीवन कैसा होगा? आपकी कुंडली में गुरु और बुध बैठे हैं, 12वां भाव चंद्रमा बहुत अच्छा, यहाँ राहु है, इस वजह से कुंडली मिलाकर के जरूर करिएगा। यहाँ शनि है। मैं समझता हूँ कि पत्नी प्रायोगिक होंगी, प्रैक्टिकल होंगी, ज्ञानी होंगी, और थोड़ी उम्र में अंतर वाली होंगी, बड़ी हो सकती हैं। शनि का ये थोड़ा सा नेचर होता है। दूसरा, कई बार व्यक्ति अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति को दिल दे बैठता है, और कई बार उसके प्रेम और उसके माया जाल में फंस जाता है, ऐसा भी होता है। शनि जो है वो आपकी कुंडली में जिस स्थिति से बना रहे हैं उसके आधार पर, आपकी और शुक्र की स्थिति के आधार पर, पूर्व दिशा की तरफ से अगर विवाह हो तो ज़्यादा अच्छा हो। 6 तारीख आपके लिए अच्छी रहेगी, या 8 तारीख भी अच्छी रहे, पर 6 ज़्यादा अच्छी है। आपकी कुंडली में शुक्र और बुध अच्छे होते हैं, तीसरे नंबर पे शनि अच्छे होते हैं। दिशा आपकी कुंडली में पश्चिम बहुत अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली में धन कमाने के लिए आप उत्तर पूर्व दिशा में जा सकते हैं या पश्चिम दिशा में जा सकते हैं। 3 दिशाएं आपकी कुंडली में बनती हैं। नक्षत्र में श्रवण, धनिष्ठा, विशाखा, चित्रा और रेवती के साथ साथ अनुराधा, पुष्य और पुनर्वसु, ये इतने नक्षत्र आपकी कुंडली के लिए अच्छे बनते हैं किसी भी काम को करने के लिए। आगे बढ़ता हूँ। 18 साल के थे तब से बालों का नुकसान हो रहा है, बहुत परेशान हूँ। अब देखो, ये बात तो कई बार जेनेटिक होती है, और दूसरा बाल नहीं होना और होना, ये योग बनता है। जैसे लग्न में अगर गुरु बैठे हों और सूर्य जो अगर अष्टम में बैठेंगे राहु के साथ सूर्य अगर बैठेंगे तो वो खलवाट योग लगा देते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य के साथ अगर पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति के पास कई तरीके की समस्या होती है, जैसे बालों से संबंधित समस्या हो, नेत्र से संबंधित समस्या हो, पेट से संबंधित समस्या हो, अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि, लीवर आदि, अतड़ियों से संबंधित समस्या होती है। ये एक आम बात होगी। आपको सबसे ज़्यादा अपने जो है वो नाभि के क्षेत्र को परेशान नहीं होने देने पे ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में लग्न में गुरु नीच के हैं, इस वजह से आप बड़े ही जल्दी विकल हो जाते हैं। प्रभु मत होइए। जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है, मंत्र पढ़िए। अपने मन को, अपने स्वास्थ्य को, अपने इम्यून को, अपने भावनाओं पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा संतुलित और संतुलन बना करके रखने की आवश्यकता है। होते हैं कई बार जब हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जब आप अपने मन का करना चाहते हैं और नहीं होता तो दुख होता है, पर परमात्मा की इच्छा वो कई बार ऐसा भी आपको संदेश दे देता है कि नहीं, बात तो तेरी ही मानूंगा,
पर थोड़ा मज़ा चखाऊंगा, थोड़ा मज़ा चखाऊंगा ताकि तुझे पता चले कि मेरा भी अस्तित्व है। अगर काम में रोड़े आ रहे हों, रुकावटें आ रही हों, तो हमें घबराने के बजाय उस भगवान पे देख करके ऊपर कह देना चाहिए, मज़ा ले रहे हो प्रभु, मेरे अपने ही हाथ से बनाया है और मुझे ही परेशान कर रहे हो, जल्दी से निपटा दो। तो ऐसा वो जल्दी ही हमें मान जाते हैं और फिर वो जो है वो समस्या समाधान में बदल जाती है। तो कभी ऐसा करके देखिए। उसके अतिरिक्त रात को सोते समय अपनी गोद माता राधा रानी के गोद में रख करके सो जाओ, गणेश जी के गोद में रख करके सो जाओ, बजरंगबली के पैरों में रख करके सो जाओ, उनके चरणों में। फिर देखो अगले ही पल सारे दुख दूर हो जाते हैं। गंगा जी का इस्तेमाल करिए। गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन रात को सोते समय अवश्य करिए। सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना है। अब इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में, अच्छी बात क्या है, लग्नेश का तृतीय भाव में जाना और भाग्य भाव को देखना, भाग्य को कमजोरी, लेकिन खराब दृष्टि नहीं होगी क्योंकि आगे शुक्र और पीछे बुध बैठे हैं। इसके पीछे का भाव बलवान है, इस वजह से भाग्य भाव ठीक होगा। मंगल दिग्बली है पर क्षेत्र से संबंधित समस्या पैदा करेंगे। लग्नेश का तृतीय भाव में जाना ठीक नहीं होगा और तृतीय भाव के अधिपति का लग्न में जाना आपको मेहनत करने पर मजबूर करेगा। धन भाव में राहु और केतु का प्रभाव, पर सूर्य और बुध भी हैं, इस वजह से पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता रहे। पराक्रम करने के बाद व्यक्ति को नौकरी मिलती है। और कई बार व्यक्ति को, मैं एक बात और बता दूं, तो जो स्थिति केंद्र में बन रही है, जैसे मंगल, चंद्रमा और बुध की यहाँ पे, ये कई बार व्यक्ति को मन मुताबिक काम न मिलने के बाद, हालांकि यहाँ पे चंद्रमा को मैंने कहा है कि ये देंगे और संतुष्टि भी देंगे, पर अगर ना मिले तो आप खुद का कारोबार करिएगा, प्राइवेट नौकरी करने से बच जाइएगा। क्योंकि लग्न में मंगल है वृषभ राशि के, और बुध जो है वो व्यापार के कारक होकर के वृश्चिक राशि में बैठे हैं। दशम भाव के अधिपति शनि जो है वो तृतीय भाव में व्यापारिक राशि में जा रहे हैं, चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा केंद्र में आकर के दशम स्थान को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को खुद का काम करना पड़ता है, प्राइवेट नौकरी से संतुष्टि नहीं मिलती है। धन भाव के अधिपति, पराक्रम के अधिपति का लग्न में जाना, मेहनत करवाए। चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ को देखना, धन, धान्य, संपत्ति और सुख सुविधाएं, एसी, फ्रीज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, जनरेटर, पता नहीं क्या क्या जितना होता है वो सब शुक्र दे देंगे। क्योंकि इस भाव के अधिपति मंगल तो सबसे पहले देख रहे हैं और इस भाव का कारक या दिग्बल क्षेत्र जिसका ये ग्रह है वो शुक्र इसको देख रहा है। पर गुरु नीच के हैं, इस वजह से थोड़ा विलंब होगा। क्लियर है? मानसिक शांति थोड़ी कमजोर रहेगी, ये जीवन भर रहेगा। आगे पंचांग बाकी है। पंचम भाव के अधिपति मालव्य योग, ये बहुत अच्छा। छठवें भाव के अधिपति, मतलब ये आपको रिकॉग्निशन देंगे, मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से आपसे वो प्राप्त तो करवाएंगे और कई जगह से आपको ऑप्शन दिखते हैं। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं अपना संपूर्ण जो है वो प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे संपूर्ण बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, मेरे मेहनत के परिणाम मुझे देर से मिल रहे हैं। ऐसा होता है, पर ये मंगल के कारण होता है। क्लियर है? क्योंकि मंगल अपना एक नेचर प्ले कर रहे हैं। दशम स्थान के मंगल व्यक्ति के जीवन में क्षेत्र से संबंधित, वो करियर वाली जो बात है उसमें थोड़ी सी उनकी अकुलाहट वो देते हैं। छठवें भाव के अधिपति का विपरीत राजयोग पहले विपरीत बनाएंगे, फिर उसके बाद राजयोग देंगे। भाग्य भंग योग लगा है, भाग्य भाव के अधिपति अष्टम में बैठे, राहु के संग बैठे हैं, तो अत्यंत व्यक्ति जो होता है वो बुद्धिमानी से भगवान की भक्ति करता है। लग्न में गुरु है तो व्यक्ति आसानी से भगवान का भक्त हो जाता है। उसको भगवत चर्चा में शामिल होना, उनको सुनना, उनको समझना, उनको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। और अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं तो जितना भी पुण्य पाप करेंगे आप, इस पर मैंने कार्यक्रम बनाया था, अष्टम भाव पुण्य पाप का खेल, आप जाकर के जरूर ही प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उस पर मैंने बनाया था और ये बात कही थी कि अष्टम भाव के अधिपति अगर अष्टम भाव में बैठे हों तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। डीप थॉट, डीप क्रिएशन और एनालाइजेशन, और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होकर के चलना, और अचानक से जीवन में जो भी बदलाव होते हैं वो व्यक्ति उसको स्वीकार करता है। विपरीत परिस्थिति से कैसे निकाल करके अपने आप को चमकाना है एकदम सोने की तरह, वो सब आपको आपके पास भगवान ने दे रखे हैं। इसको निकालिए और सामने से उसको खा लीजिए। सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा नीच के, इस वजह से विवाह खराब नहीं होगा। कारण है क्योंकि इस भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्त गए हैं और उस पर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है।
और यहाँ पे वो आकर के जन्म कुंडली में स्वग्रही हो जा रहे हैं। यहाँ पे आकर के वो जन्म कुंडली में केंद्र में आ रहा है, हालांकि इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, पर यहाँ पे वो दाम्पत्य में गुरु और बुध का बैठना और चंद्रमा का स्वग्रही होना और शनि का स्वग्रही होना, मंगल का स्वग्रही होना, शुक्र का स्वग्रही होना, ये बहुत अच्छी बात है। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आगे जीवन और भी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। जैसे जैसे आप आगे काट रहे हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत ही बन रहे हैं। अष्टम भाव की चर्चा मैंने करी, बहुत अच्छी बात है। आप उच्च शिक्षा, विदेश गमन, बाहर जाना, बाहर बस जाना, ये सब भी आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं। बाहर जाने के बारे का अगर मन करे तो बिल्कुल निकल जाइएगा। आपकी कुंडली में बुध आ रहे हैं, आपकी कुंडली में अभी 23 के बाद भी योग बन रहे हैं, उसके बाद 26 के बाद भी योग बन रहे हैं। एक योग आपकी कुंडली में बनेगा 2028 के दिसंबर के बाद। इतने सारे योग बने हैं, जब मर्जी तब उठाइए जाए, झोला उठा के चले जाइए, बस हाँ वक्त जो है वो यही होना चाहिए। नवम भाव के बारे में, भाग्य भंग योग, इस वजह से गणेश जी की पूजा आवश्यक है, मंदिर का दर्शन आवश्यक है, गाय की सेवा आवश्यक है, गुरुजनों का आशीर्वाद आवश्यक है। और इसको पाने के लिए आपको क्या करना होगा ये आप जानते हैं। दशम भाव के अधिपति का दशम में अगर नहीं बैठे होते तो कष्ट हो जाता, और मैं समझता हूं कि आपको पद ही देंगे, कभी भी आपको निकृष्ट और छोटी नौकरी नहीं मिलेगी। और हमेशा ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है, पंक्चुअल होता है। पिता के साथ संबंधों को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग और सावधान रहिएगा। माता के साथ संबंध आपके ठीक होंगे, उनके स्वास्थ्य में कमजोरी हो सकती है, आपका मन फ्लक्चुएशन से युक्त रहेगा। 12वें भाव पे आऊँगा क्योंकि यहाँ की चर्चा मैंने करी है। ये महाभाग्यशाली योग होगा, महाधनी योग भी होगा, और पराक्रम के बाद 12वें भाव के अधिपति लग्न में, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में थोड़े बहुत संकुचन के साथ, थोड़े बहुत मेहनत के बाद परिणाम मिलेगा, क्योंकि गुरु लग्न में नीच के हैं, जो आपके कंडीशन के हिसाब से परिणाम दे नहीं रहे और जो आपको समझने में थोड़ी मशक्कत करवा रहे हैं। वस्तुतः अंक कम दिलवाते हैं, छोटे छोटे अंकों से छटवा देते हैं, कभी कभी मशक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मन अनियंत्रित और चिंतित होता है। कारण, अगर कभी भी आपका कोई काम बिगड़ रहा है तो लग्न में गुरु, राहु के साथ चंद्रमा और नीच के राहु के साथ सूर्य और नीच के चंद्रमा, ये तीन आपके लिए नेगेटिव हो रहा है। लग्नेश का तृतीय में जाना भी बहुत अच्छा नहीं होता। चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ को देखना अच्छी बात होगी। धन भाव के अधिपति का पराक्रम में जाना अपने भाव से एक घर आगे अच्छा होगा। सप्तम भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्त जाना अच्छा होगा। भाग्य भाव के अधिपति का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होगा। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में मेहनत, मशक्कत और भाग्य का बल थोड़ा कम होता है। दशम भाव के अधिपति का दशम में बैठना अच्छा होगा। पंचम के अधिपति का स्वग्रही और एकादशने के साथ बैठना, व्यक्ति शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में पैसे लगाए पर खुद के नाम पे नहीं, किसी दूसरे के नाम पे, जैसे पत्नी, जैसे बच्चा, जैसे बड़ा बेटा आदि आदि। कर्म क्षेत्र की कुंडली, अब मैं आपको आपकी कुंडली में और भी चीजें बता देता हूं। जैसे सूर्य 25% के साथ आपकी कुंडली में उपस्थित है, मतलब जितना भी उनको परिणाम जिस भाव के अधिपति हैं वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव का बैठे हैं, पर अवस्थागत वो आपकी कुंडली में 25% का परिणाम दे रहे हैं। चंद्रमा मृतप्राय हैं, सबसे ज्यादा बल आपको चंद्रमा पे देना है, और मैं समझता हूं कि उसके लिए सूर्य के मंत्रों का जप भी आवश्यक होगा, है ना, ये काम आप कर लीजिएगा। मंगल आपकी कुंडली में अनुभव है उनके पास, पर वो बल से कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से मंदिर का दर्शन, बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ, ये अत्यंत आवश्यक। तो क्या बात बताई, 3 बार हनुमान चालीसा, 1 बार गणेश संकटनाशक स्तोत्र और 1 बार ही गणपति अथर्वशीर्ष। मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ, 5 मिनट ओम आदित्याय नमः या ओम गणपतये नमः या एक मैं मंत्र दे दूंगा, वो आप जप लीजिएगा। 20 से 25 मिनट का काम और आपकी जिंदगी यूं आसान। बुध और गुरु ठीक है, गुरु और बुध की दशाओं में सीख लेने का प्रयास करिए, सुनने का प्रयास करिएगा, समझने का, और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेटिव हो जाइएगा। तो जब भी इनकी दशा निकले आपके ऊपर से तो समझ लेना चाहिए कि मुझे बोलना नहीं है, मुझे सुनना है और सामने वाले को समझना है। वैसे इस दशा काल में आप अगर चाहें तो बुध की दशा में भी विवाह के योग बनेंगे, मंगल की दशा में भी विवाह का योग बनेगा, शुक्र में कभी भी अंतर प्रत्यंतर में चंद्रमा या सूर्य आ जाए तो भी विवाह का योग बनेगा। वैसे आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही तो विवाह का योग अभी भी चल रहा है। गोचर वगैरह की अगर बात करूंगा तो आपकी कुंडली में अभी गोचर थोड़ी देर बाद, अभी पहले ये बता देता हूं। शुक्र और शनि आपकी कुंडली में बालकपन करवाएंगे, उस समय आप थोड़े लापरवाह मत होना और जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव होकर के फुर्तीलेपन के साथ काम करिएगा। राहु और केतु आपकी कुंडली में कष्ट दे सकते हैं, इस वजह से मैं ये बात कहूँगा, राहु की दशा में यात्रा, राहु की दशा में किसी से लेन देन, राहु की दशा में कहीं एडवेंचर, राहु की दशा में किसी पे भरोसा, राहु की दशा में किसी पे भरोसा नहीं, राहु की दशा में कोई भी अनजाने व्यक्ति के साथ संबंध बनाइए नहीं, और किसी भी के साथ अपना प्रभाव जो है वो मन उस समय
बहुत ज़्यादा खिन्न रहेगा, सूर्य के साथ बैठे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिव साउंड करेंगे, तो उस समय लाजवर्त आदि की स्थितियाँ बनती हैं, पर वो बात बाद में है। ये आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति रही। अब मैं आपको आपकी कुंडली में धन की स्थिति बता देता हूँ। तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बनेगी उसके आधार पर धन भाव के अधिपति शनि पराक्रम में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को मेहनत करनी होगी, और लग्न जो है वो मकर का बना है। इस वजह से व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके अपने काम से काम रखिए। आप सुंदर होंगे, भाद्रपद माह में जन्मे हैं, बुद्धि अच्छी रखिएगा। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मबल कमज़ोर मत करिएगा। शरद ऋतु में जन्मे हैं, खुद के काम में आलस्य मत करिएगा। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा, मुझे तो लगता है कि कई बार ये प्राइवेट नौकरी ही ना करवा दें आपसे, या अपना खुद का काम ही ना करवा दें। इस वजह से 26 का जून कहा है, तो मतलब 26 का जून रगड़ दीजिए। सोमवार को जन्मे हैं, शांत है आपका मन, बुद्धि आपकी पवित्र है, आप गलत विचारधारा के व्यक्ति नहीं हैं, और न ही आपको कोई ठग सकता है। विशाखा नक्षत्र बहुत बढ़िया, भुजाओं के मालिक हैं, तकनीक है आपके पास और टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। जिस क्षेत्र में भी आपको नौकरी पाने की स्थिति है, अभी आपको नौकरी के लिए ही प्रयास करना चाहिए। विशाखा नक्षत्र में जन्मे हैं आप, आपके पास बुद्धि बड़ी अच्छी है, प्रखर है, मानसिकता अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है कि अगर गुरु नीच के नहीं होते तो इस ग्रह नक्षत्र का बल और भी ज़्यादा मिल जाता, पर वो कमज़ोर हैं। इस वजह से हालांकि परिवर्तन योग है तो कुछ बहुत मिल जाएगा, पर उतना नहीं मिलेगा। वैधृति योग, ये जो है वो तैतुल करण, ये चल प्रकृति का जो होता है वो करण होता है। तो स्थिर रहिए, शांत रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को किसी भी तरीके से राजनीति से प्रेरित मत करिए। आप शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, और मैं समझता हूँ कि आपके पास भविष्य को देखने की क्षमता भी है। तो इस चीज़ को पहचानने की आवश्यकता है। आप जो बात कह देंगे वो लोगों पे घटित हो जाएगी। ज्योतिष में आपकी रुचि होगी, बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म विद्याओं में आपकी रुचि होगी, बहुत छोटे छोटे ग्रंथों को पढ़ने और बहुत ही रहस्यमयी चीज़ों को जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। और मोक्ष का योग भी लगा है, राहु 12वें भाव को देख रहे हैं, सूर्य जो है वो अपने अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि जो है वो 12वें भाव को देख रहे हैं। तो शनि राहु सबका प्रभाव 12वें पे है। मोक्ष शनि 12वें भाव को देख लेते हैं तो अच्छा होता है। बुध भी जन्म कुंडली में मैं समझता हूं कि धन भाव को देख रहा है। आपकी वाणी और आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, सरल है। लग्नेश तृतीय में गुरु से परिवर्तन, और जन्म कुंडली में मंगल के साथ शुक्र का बैठना थोड़ा कमजोर। नक्षत्र पे आऊं तो आपकी कुंडली में जो नक्षत्र है वो चंद्रमा और गुरु का तो बताया, मंगल विशाखा के और शुक्र चित्रा के। मंगल विशाखा के होंगे तो आपको अनुशासित बनाएंगे, और सबसे अच्छी बात है कि आपको धन कमाने के लिए वो हमेशा सही मार्ग देना चाहेंगे। और शुक्र चित्रा के बैठे हैं तो आप में जल्दबाजीपन की स्थिति लाएंगे और आपके बैलेंस करने की स्थिति को कमजोर करेंगे। वही हाल सूर्य का भी होगा और वही हाल बुध का भी होगा। बुध थोड़े से कंफ्यूज करेंगे आपको कभी कभी, और आपको कभी कभी वात पित्त और कफ में से तीनों से ही अनियंत्रित करने का प्रभाव विकसित करेंगे। इसको कमजोर करना होगा। इस वजह से व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह आप जो करना चाहते हैं वो आपको कर लेना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं है। गुरु वक्री हैं, शनि वक्री हैं, बुध वक्री हैं, तीनों थोड़े थोड़े कमजोर होंगे, पर सबसे ज्यादा कमजोर यहाँ पे कमजोर जो होगा वो सबसे ज्यादा बुध कमजोर होगा। दूसरे नंबर पे कमजोर गुरु होंगे, मजबूती में शनि ठीक होंगे। वो वक्री होने से उनका प्रभाव कमजोर नहीं होगा, क्योंकि डिग्री जो है वो मैं वो बता रहा हूँ, ऐसे पापक और शुभक से वो नहीं देखा जाता, उसमें डिग्रियां देखी जाती हैं। उस पर कभी कार्यक्रम बना दूंगा। विवाह का योग अभी भी चल रहा है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में वृश्चिक के हैं, गुरु का प्रभाव मीन का है, अभी भी विवाह का योग है। अप्रैल तक गुरु मीन राशि में रहेंगे, तो कोशिश करिए। हालांकि अभी आप 1997 के हैं, अभी तो बहुत वक्त है आपके पास, इतनी जल्दबाजी क्या है, अभी रुक जाइए। विवाह अगर करना होगा तो आप होगी तो इसी दशा काल में, लेकिन बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में बनेगा बुध में 24 में, और 24 के बाद ही विवाह करिए, अभी नहीं, क्योंकि अभी करियर बनाने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली का दशमेश तृतीय में बैठा है, डर रहा हूं कि आपको कहीं खुद का व्यवसाय ना करना पड़ जाए। इस वजह से 26 का जून मतलब लग के रगड़ के इतना रगड़ दीजिए कि सरकार को नौकरी देने खुद दरवाजे पे आना पड़े, ऐसा साहस जगाइए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।